नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में आज बजट पर बहस होनी है। वाद विवाद की आज से शुरुआत होगी। बजट को लेकर के चर्चा होगी और ये चर्चा जिस तरह की स्थितियां हैं हंगामेदार रहेंगी। विधानसभा में हंगामे के आज आसार है। रीच कानून व्यवस्था को लेकर के हंगामा विपक्ष का देखने को मिल सकता है। पूनिया के बयान पर भी हंगामा हो सकता है। हालांकि सतीश पूनिया ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। वहीं सदन में आज विधायी कार्य होंगे। प्रश्नकाल के साथ ही कार्यवाही आज की शुरू होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो वाद विवाद की बजट को लेकर के आज चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। सदन में पहले प्रश्नकाल होगा, लेकिन इसी दौरान आज हंगामेदार दिन रहने वाला है सदन का। काफी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बजट को लेकर के जहां विपक्ष ने इसे चुनावी बजट करार दिया है, माहौल बनाने वाला करार दिया है। सरकार कह रही है कि ऐतिहासिक बजट है। इसको लेकर के दोनों के बीच में तकरार देखने को मिल सकती है। स्पोर्ट्स के लिए बहुत उत्साहित हूँ। जिस तरीके से एथलीट्स के लिए जो सुविधाएं दी हैं और पे प्रोटेक्शन की भी बात रखी गई, सिंथेटिक ट्रैक की बात इसमें आई, अकादमियाँ इसमें आई, तो कुल मिला के खिलाड़ियों के लिए हर बजट में इतनी बड़ी बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है। और जो हमारे पैरा एथलीट होते थे जिनको 25 बीघा जमीन का प्रावधान नहीं था, मेडल जीत के आते थे, तो वो भी इसमें रखा गया है। मैं उत्साहित हूँ और मैं आप सबके माध्यम से, प्रदेश के खिलाड़ियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारा धर्म है जन कल्याणकारी और विकास की सरकार देने का। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, और जन कल्याण और विकास के रास्ते पर कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही है। हमने क्या गुनाह कर दिया? 5 लाख तक का जो इलाज फ्री था चिरंजीवी बीमा योजना में, उस 5 लाख को 10 लाख कर दिया। क्या गुनाह कर दिया कि 2004 के जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही थी। आपके मन में यदि कर्मचारियों के प्रति भावना होती तो 2013 से 18 में आप थे, आपने तो डिसीजन ले लिया, कर्मचारियों से पैसे वसूल कर रहे थे आप। तो आज सदन में भारी हंगामा देखने को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अगली खबर पर हम चलते हैं और आपको बता दें कि रंगभेदी टिप्पणी को लेकर के सतीश पूनिया ने माफी मांग ली है। हालांकि लगातार सत्ता पक्ष इसे लेकर के हमलावर है सतीश पूनिया पर। मंत्री सुभाष गर्ग ने भी पलटवार किया है। वहीं सतीश पूनिया ने माफी मांग ली। कांग्रेस ने मातृशक्ति का अपमान इसे बताया था। अपने बयान को लेकर के सतीश पूनिया ने माफी मांगी और कहा कि अमूमन मैं इस तरह की टिप्पणियां नहीं करता हूं, लेकिन अगर मेरी इस टिप्पणी से किसी को आहत हुआ हो तो वे माफी मांगते हैं। कांग्रेस ने इसे मातृशक्ति का अपमान बताया। पूनिया की टिप्पणी बजट को लेकर के थी, जिसमें रंगभेदी टिप्पणी पूनिया के सामने आई। इसके बाद लगातार चारों तरफ इस टिप्पणी की आलोचना की गई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी रंगभेद वाली टिप्पणी को लेकर के माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि वे इस तरह की टिप्पणियां अमूमन नहीं करते हैं, लेकिन उनसे चूंकि टिप्पणी हुई और अब उसके लिए वो माफी चाहते हैं। कल राज्य का बजट पेश हुआ और उस बजट पर मैं पार्टी का पक्ष रख रहा था, और पक्ष रखते रखते अनायास उसमें कुछ शब्द निकले। हो सकता है उन शब्दों से किसी को बुरा लगा हो, भावनाएं आहत हुई हो। सामान्य तौर पर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। फिर भी यदि मेरे उन शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। और अब आईफोन को लेकर के बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, क्योंकि आईफोन राजस्थान की राजनीति में कल से ही लगातार चर्चाओं में है। और अब खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी आईफोन 13 लौटा देगी। गहलोत सरकार के दिए गए आईफोन को लौटाने का निर्णय बीजेपी की तरफ से किया गया है।
बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी। बीजेपी विधायक आईफोन नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान दिया है कि गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से चर्चा की गई इस मामले को लेकर के उन्होंने, और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए फैसला किया गया है कि बीजेपी विधायक आईफोन नहीं लेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को भी पूनिया ने अपने फैसले से अवगत करवा दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो अपना आईफोन लौटा देंगे। नहीं देने चाहिए और इसीलिए एक नैतिक आधार पर एक सकारात्मक संदेश देने के लिए हमने निर्णय लिया। ऐसा पहले लैपटॉप आईपैड भी ले चुके हैं, अब लिए उसके बारे में, लेकिन लेने के बाद में कल सबकी राय ये बनी थी कि वापस दे दें। सस्ते मकान भी सारे विधायकों ने लिए थे, वो भी लौटाएंगे सारे विधायक। अब जो पार्टी का विधायक दल तय करेगा वही करेंगे, लेकिन आईफोन के बारे में निर्णय हो गया कि हमें वापस दें। सर, काली दुल्हन को लेके भी आपने बयान दिया है, उसके बारे में मैं माफ़ी मांग चुका हूँ और इसलिए मेरे ख्याल से मेरी तरफ से वो बयान के बारे में विनम्रता से क्षमा प्रार्थी। निश्चित रूप से पार्टी ने निर्णय किया है और पार्टी का निर्णय यह है कि सरकार खुद मान रही है कि इतने 1000 करोड़ का भार प्रदेश की जनता के ऊपर आएगा, तो सरकार के जो भार आ रहा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ तो अंश वापस लौटाए ताकि जनता के ऊपर कुछ तो भार कम हो। कल ले लिया, आज लौटा क्यों रहे हैं? दबाव पड़ा पार्टी का आपके ऊपर? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, पार्टी जो निर्णय करेगी सभी माननीय विधायकों को उसको अवसर पे पालना करनी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आईफोन लौटाने का फैसला किया गया है और बीजेपी के आईफोन लौटाने वाले फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है। मुख्य सचेतक की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा कि लैपटॉप आईपैड भी लौटाए बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है जनता। उन्होंने कहा कि सस्ते फ्लैट वो भी वापस करें बीजेपी। सियासत आईफोन से लेकर के शुरू हुई, फ्लैट पर जाकर के लगातार बयानबाजी अब सामने आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से फैसला किया गया कि आईफोन नहीं लेंगे। इसके बाद से सियासत गर्मा गई है। महेंद्र चौधरी ने पलटवार किया, कहा सस्ते फ्लैट भी बीजेपी के विधायक लौटाएं। देखिए, आईफोन लेना लौटाना ये कोई राजस्थान की विधानसभा का कोई गंभीर विषय नहीं है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से 30 लाख जो अभी बंगले भी लिए हैं और इसके अलावा पिछली बार लैपटॉप भी लिए हैं, उससे पहले आईपैड भी लिए हैं। तब लौटाना है, सब कुछ लौटाओ। 5 करोड़ का बजट लौटा दो, मुख्यमंत्री जी ने वो भी 2 एमएलए को दिया है। इस प्रकार का करने से जनता समझ चुकी है, 7.5-8 करोड़ जनता राजस्थान की बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। किसी भी गलतफहमी मैं ये कहना चाहूँगी, ये तो प्लानिंग बाद में बनी है। जब यहाँ से बैग उठा के लेके गए थे तब ना लेके जाते, तब बाहर नहीं समझ में आ रहा था, तब इनको नहीं ले जाना चाहिए था। पीछे टैब दिए गए थे तब भी नहीं देना, तब बाहर नहीं पड़ा था क्या? लेकिन अब जनता के बीच में कुछ ना कुछ बात पकड़ाने के लिए इस तरीके की बातें हो रही हैं। जिस दिन यहाँ से बैग उठाकर लेके गए थे तो वो शौक से लेके गए थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बजट की बुराई तो कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें? अब वो इस बात के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये छोटी मानसिकता इनकी है और कुछ नहीं। जब बजट चल रहा था तो बीजेपी के लोगों को चक्कर आ रहे थे, बाहर आए और बाहर आकर बीजेपी के लोग आईफोन और बैग लेकर चले गए। 3 साल से हमेशा लेकर जाते हैं। तो वहीं प्रदेश की सरकार ने कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। इसे लेकर के सरकार ड्रोन भी खरीदेगी। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि कृषि बजट से खेती किसानी में एक नए युग की शुरुआत होगी। क्या कुछ कहा वो आप देखिए। पहला प्रदेश का बजट राजस्थान में जारी हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जादूगर कहे जाते थे वो अब बाजीगर भी बन गए, क्योंकि उन्होंने बाजी मारी है कृषि बजट पेश कर, पहला प्रदेश का कृषि बजट पेश करके। हमारे साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं जो दिए हैं। कई नवाचार हुए हैं, जैसे ड्रोन है, आधुनिक तकनीकी का मामला है। प्रधानमंत्री जी भी ड्रोन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे टिड्डी का जब मामला था, जब से हमने ड्रोन का उपयोग किया, उन्होंने खुद ने देखा कि इसकी किसानों को आवश्यकता है, मैन पावर की कमी है वैसे खेती किसानी में, तो उन्होंने 1000 ड्रोन 40 करोड़ की लागत के लगभग वो देने की कल उन्होंने घोषणा करी है। और मैं मान के चलता हूं कि उसका लाभ राजस्थान किसानों में मिले। जीएसएस को मजबूत करने की बात की है, हर ग्राम पंचायत में जीएसएस खुलेगा तो निश्चित तौर पर किसानों को खाद बीज अनुदानित जो भी चीजें हैं किसान खेती काश्तकारी की वो वहाँ पे उपलब्ध होगी। किसान बहुत लंबे समय से बिजली कनेक्शनों की पेंडेंसी को पूरा करने की मांग कर रहे थे इस बजट में। और तो चलिए सीधे रुख करते हैं राजधानी जयपुर का, जहां पर राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। देख लेते हैं। 9/12/21 को हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा ने परिपत्र जारी कर पूरे राजस्थान में प्रतिनियुक्ति
पे जो लगे हुए थे उनको कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया। उसके बाद इनके विधानसभा क्षेत्र में, जैसा मैंने मूल प्रश्न में बताया, कि प्रतिनियुक्ति पर कोई नहीं है। अगला प्रश्न माननीय सदस्य, आप प्लीज अंकित नहीं होगा जब है ही नहीं प्रतिनियुक्ति में। आप प्लीज मिस्टर दिलावर हैव नो राइट टू इंटरमिनेट। आई एम सॉरी, गलत बात करते हैं आप नोट अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न श्री गणेश गोगरा। प्रश्न संख्या 86। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर। माननीय सदस्य, सीनियर हैं आप, कैसे एक्सेट एग्जाम्पल कर रहे हैं आप? मैं वर्तमान, प्लीज आई एम सेइंग, आर यू सीनियर मेंबर और जूनियर मेंबर? प्लीज बी सीटेड। आर यू सीनियर मेंबर, जूनियर मेंबर? क्या मतलब हुआ? आप अभी बैठे पे बोल रहे हैं आप? मैं प्लीज, आई सेड आई विल नेम यू। बेटा प्लीज, आई विल नेम यू। कटिया जी, आई विल नेम यू। आई सेड दिस इज नॉट द वे। मंत्री जी, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न आगारों की 70 वाहनों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। बंद की गई बसों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। निगम द्वारा उपलब्ध संसाधनों एवं निगम के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए निगम वाहनों का संचालन किया जाता है। निगम वाहन सेवाओं को संचालन अवधि में आय व्यय के आधार पर ही बंद किया जाता है, अतः आर्थिक नुकसान नहीं होता है। खंड 2 जी नहीं, जिला मुख्यालय डूंगरपुर से वाया मोदर पाली सोडा बॉर्डर तक, गुजरात बॉर्डर तक पूर्व में निगम की ग्रामीण बस सेवा संचालित थी, जिसे कम आय एवं यात्री भार के कारण बंद कर दिया गया। वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल उक्त निगम बस सेवा का संचालन किया जाना का विचार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, टीएसपी क्षेत्र और गुजरात बॉर्डर से जो छात्र छात्राएं कॉलेज तक पढ़ने आते, प्रश्न पूछे सर वही जानना चाहता हूं मैं। इन्होंने बताया कि आय व्यय का भार यात्री भार के कारण बंद कर दिया गया है सर, लेकिन वहाँ बसें पहले चल रही थी, कंडक्टर टिकट। प्रश्न नहीं, आप बंद कर बेटे, आप सरकार शुरू नहीं करें। अगला प्रश्न सर, आय व्यय का भार हो तो मेरी तनख्वाह से आप ले लें, लेकिन बस चालू करें। नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं से अंक पढ़े उत्तर, संसाधन उपलब्ध नहीं शुरू होगा। बेटे आप अगला प्रश्न श्री गुलाब चंद कटारिया। प्रश्न संख्या 87। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की मांग लगभग 37 वर्षों से की जा रही है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 51 के अनुसार उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच की स्थापना महामहिम राष्ट्रपति द्वारा माननीय राज्यपाल जी और उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद ही की जाती है। अतः उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के संबंध में जितने भी पत्र प्राप्त हुए हैं, वो परामर्श उसके प्रस्ताव बनवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को अग्रेषित कर दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श व पब्लिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना के संबंध में कोई भी प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय से में लंबित नहीं है। खंड 2। जी हाँ, ये सही है कि उदयपुर संभाग में अधिकांश आबादी जनजाति की है, जिन्हें न्याय प्राप्ति हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अन्य न्यायालय उदयपुर में स्थापित हैं। कुछ मामलों में ही अपील हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जाने की आवश्यकता होती है। खंड 3। जी नहीं, प्रांतों में माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना जातिगत आधार पर नहीं की जाती है।
अध्यक्ष महोदय, ये विषय उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र के लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिले, इस बात को लेकर मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। ये जो हाई कोर्ट एट पटना, ये जो एस्टेब्लिश्ड हुई है, ये रांची में हुई है 1976 में। इसमें जो स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट एंड रीजन्स में है, ए सर्किट बेंच ऑफ द पटना हाई कोर्ट was established in Ranchi with effect from 6 March 1972 under the clause 36 of the latter end of the High Court. The branch was established to meet the need of the Adivasi population of the Chota Nagpur area in Bihar. The functioning of the circuit bench was causing considerable difficulties besides involve heavy expenditure. एंड ऑब्जेक्ट में जो पटना ने अपना जो रांची में जो बेंच स्थापित की, उसके ऑब्जेक्ट में लिखा है कि छोटा नागपुर एरिया के आदिवासी लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर के इस कोर्ट को बनाया गया। मेरा भी आपसे यही आग्रह है, क्योंकि इस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह विषय बहुत ही संवेदनशील है। इस पर विचार करने के लिए बराबर हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और इस आधार से, ये जातीय आधार से नहीं है, उस क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखते हुए रांची की बेंच की स्थापना 1972 में हुई है। वैसे ही इसमें हो सके। एक दूसरा मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ये जो आपने रेफरेंस दिया है कि गठन में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 51 के अनुसार बनाया। इसमें महामहिम राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश महोदय की अनुशंसा की बात कही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार महामहिम राज्यपाल से भी। तो विधानसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वॉशरूम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वुलू एक ऐसा ही सोशल एंटरप्राइज है जिसने इस समस्या का हल खोज निकाला। ये ऐप आपको न सिर्फ एक साफ सुथरा टॉयलेट ढूंढ करके देता है, बल्कि एक छोटा सा ब्रेक लेने की भी जगह सुझाता है। देखिए हमारे मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। Finding a washroom for an urban woman is extremely difficult thing whenever they are out for work or leisure. Wulu is exactly solves this problem. Wulu is a loo discovery platform that aggregates washroom in commercial establishment like restaurants, cafes, stores, or any shop for that matter. Wulu certifies them for safety and hygiene with its technology and IoT devices, and then Wulu upload them on their app with geotagging using Google Map. And whenever a lady, she downloads the app and open the app, she can easily locate a washroom nearest to her and get navigated to it. This is one part of it. After using the washroom, we have used a lot of reward point mechanism for a lady to gain a lot of reward points and use those and redeem those points on Wulu's e-commerce store, and that's the circularity of Wulu project. Powder room is a combination of washrooms. It has got a cafe and it's got a store in it, which is a women-centric product. So far, Wulu has 15,000 plus users, and each user have used the facility every month around 8 to 10 times. And that's just the beginning. Wulu have 1,200 certified washrooms, VA certified washrooms in Mumbai, and we have begun our powder room journey from here. Going forward, Wulu will have 2,000 plus Wulu powder rooms and 500,000 certified washrooms across 200 cities of India. Wulu has revolutionized the way modern sanitation and hygiene access in India is concerned, and we will just say, Go Bindas, Wulu hai na. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा।
सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों सभी वर्गों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, पहला कृषि बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने शायरी की। उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा, हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से किया है वादा। सीएम गहलोत ने कहा, पिछले बजट के बाद कोरोना की तीसरी लहर आई, लेकिन सरकार ने बेहतर काम किया और कोविड मैनेजमेंट की सराहना भी हुई। सीएम ने कहा, हमने विकास की गति बरकरार रखते हुए काम किया है। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी। इसके तहत हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा और मनरेगा में कार्य दिवस 125 दिन होंगे। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इसके ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा। प्रदेश के 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा। 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इम्प्लांट समेत कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गई। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। अगले साल बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगे। एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। राजधानी जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी। पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके विकास के लिए 1000 करोड़ खर्च होंगे। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अगली खबर का हम रुख करेंगे। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 मार्च को बीजेपी में दुख व्यक्त करने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। ममता भूपेश ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों से बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे की बात नहीं करके हिंदू मुसलमान की बात की, जनता को बांटने का काम किया, लेकिन जनता बीजेपी की नीयत समझ चुकी है। ममता भूपेश ने कहा कि बीजेपी की यूपी में 300 सीट जीतने का दावा महज जुमला साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ चारों विधानसभा चुनाव जहां पर है वहां की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। 10 मार्च को आप देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में विरोध की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। रीठ बना महिला अपमान का मामला गूंजेगा। सत्ता पक्ष के विधायक तख्तियां लेकर के पहुंचे हैं सदन में और तख्तियों पर लिखा है
महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। और सत्ता पक्ष के इन विधायकों का नेतृत्व कर रही हैं ममता भूपेश। गोविंद सिंह डोटासरा भी तख्ती लेकर के पहुंचे हैं। मौजूदा सत्र में पहली बार विपक्ष प्रश्नकाल में हिस्सा ले रहा है और इसी बीच दोनों के बीच में विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। रीत बनाम महिला अपमान का मसला गूंजेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वैक्सीन कवच को ना नहीं, न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम का यह असर है कि कोटा में लोगों में जबरदस्त इसे लेकर के जागरूकता आई है और सुरक्षा कवच वैक्सीन लगा करके कोरोना से डट करके मुकाबला किया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।